दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 6 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पढ़े थे और अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पहले उस वीडियो को देखें। और आज की वीडियो के अंदर हम बाकी के 6 प्रिंसिपल्स देखेंगे जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेस के तौर पे काउंट होते हैं और ये प्रिंसिपल आपको गाइड करते हैं कि हाउ टू बिहेव एंड एक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जो लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें से पहला प्रिंसिपल था कि यू हैव टू बी अ केयरिंग स्टीवर्ड। सेकंड वाज कि आपने सिस्टम की इंस्ट्रक्शन को रिकॉग्नाइज करके एवेल्यूएट करके रिस्पॉन्ड करना है। प्रोजेक्ट बाय नेचर कम्प्लेक्स होते हैं और आप उस कम्प्लेक्सिटी को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने देखना है कि कैसे आप उस कम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करेंगे। आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसी टीम इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है जहां पे लोग कोलैबोरेट कर सकें। आपने डेमोन्स्ट्रेट करने हैं लीडरशिप बिहेवियर्स थ्रू योर एक्शंस, नॉट फ्रॉम योर टाइटल। और आपने कॉन्टेक्स्ट को देखकर अपने प्रोजेक्ट के अपने अप्रोच को जो है उसके लिहाज से टेलर करना है। और आज की वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 6 प्रिंसिपल्स को देखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल जो आज हम देखने जा रहे हैं, डेट इज़ द 7th प्रिंसिपल एज पर द ऑर्डर, दैट इज़ इंगेज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स कैन बी एनी एंटिटी जो कि आपके प्रोजेक्ट को इम्पेक्ट कर सकते हैं या उससे इम्पेक्ट हो सकते हैं, और आपने अपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को बड़ा अफेक्टिव वे में इंगेज रखना है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि स्टेक होल्डर कैन मेक और ब्रेक योर प्रोजेक्ट, और अगर आप उनको इफेक्टिवली मैनेज नहीं करेंगे तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर प्रोजेक्ट। तो आपको स्टेक होल्डर की इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर करना क्या है? आपको आइडेंटिफाई करनी है उनकी नीड्स को। जितना जल्दी आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे उतना अच्छे से आप उनको मैनेज कर सकेंगे। आपको देखना है कि उनका इंटरेस्ट क्या है और वो कैसे आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपने उनसे कम्युनिकेट करना है जिस अप्रोप्रिएट वे में वो चाहते हैं, यानी कि उनसे कांस्टेंट आपने उनको कम्युनिकेट करके इंगेज करके रखना है, और आपने थ्रू आउट द प्रोजेक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन को भी मैनेज करना है। अब अगर इसको देखें तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंगेजमेंट की। इट्स नॉट लाइक ए जस्ट इन्फॉर्मिंग। इंगेजमेंट का मतलब है आपने उनको अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रखना है। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका ऐसा स्टेक होल्डर है जो कि आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आपने उसको इन्वॉल्व रखना है। आपने उनकी एक्सपेक्टेशन को लिसन करना है, आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है ताकि आप उनकी नीड्स को जो है वो टाइमली एड्रेस कर सकें। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लेट्स से आपके एक स्टेक होल्डर है जो कि ये फील कर रहा है कि आप प्रोजेक्ट के अंदर वो इग्नोर्ड फील हो रहा है। अब इस तरह के स्टेक होल्डर को आप कैसे मैनेज करेंगे? आप उसके जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू दिस इग्नोरेंस, आप उसको सपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप उनके साथ रेगुलर बेसिस पे मीटिंग स्केड्यूल करेंगे, उनको जितने भी आपके प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। आप देखेंगे कि उनके कंसर्न्स क्या हैं, उन कंसर्न्स को आप रिजॉल्व करेंगे और उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, ताकि जो पहले स्टेक होल्डर आपके प्रोजेक्ट में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था या वो रेजिस्ट कर रहा था आपके प्रोजेक्ट के किसी भी स्टेज को, अब वो आपको सपोर्ट करने लगेगा अगर आप उसको इफेक्टिवली मैनेज करेंगे। तो प्रिंसिपल जी, इंगेज स्टेक होल्डर, इट्स ऑल अबाउट इंगेजिंग योर स्टेक होल्डर एंड इन एन इफेक्टिव वे। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेक होल्डर की नीड डिफरेंट है, उसके साथ जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक डिफरेंट तरीका होगा। अब हर स्टेक होल्डर से एक ही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेट्स से कि अगर आपका एक स्टेक होल्डर है जो कि सी लेवल एग्जीक्यूटिव है, या आपका एक स्टेक होल्डर है जो कि आपका डायरेक्टर लेवल का है, अब आप उसके पास डेली जाके उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मे बी आप उनको ईमेल्स के अंदर कॉपी करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी आप उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू योर प्रोजेक्ट टाइप्स। अगर आपकी सी लेवल के स्टेक होल्डर्स हैं तो मे बी आप उनको थ्रू डैशबोर्ड्स प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि आपको उनको एक्टिवली इन्वॉल्व रखना है, ना कि जस्ट इन्फॉर्म रखने के। प्रिंसिपल एच की बात करें तो डेट इज फोकस ऑन वैल्यू। तो जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मॉडर्न एरा के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटपुट नहीं आउटकम बेस्ड है। तो आपका सारे का सारा फोकस जो है वो वैल्यू की बेस पे होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट ही इसलिए करते हैं कि वो वैल्यू जनरेट करें। तो प्रोजेक्ट इज़ नॉट लाइक कि आपने जो टास्क डिसाइड किए थे उन टास्क को परफॉर्म किया और उससे कोई आउटपुट डिलीवर हो गए। इनफैक्ट आपका हर डिसीजन ये चीज़ को कंसिडर कर रहा होगा कि मेरा हर डिसीजन से क्या स्टेक होल्डर्स की कोई वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है या नहीं।
अब आपके जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट के जब अपना टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि प्रोजेक्ट 4 तरह की वैल्यूज़ जो है वो आपकी डिलीवर कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल वैल्यू डिलीवर कर सकते हैं, डेट इज़ वेरी कॉमन कि आपका उससे रेवेन्यू इंक्रीज होगा। आप समटाइम स्ट्रेटेजिक अपनी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप कोई ऐसा फीचर अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आपको मार्केट में कंपेटिटिव एज दे रहा है। अब यहाँ पे शायद आपको रेवेन्यू शायद एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाए, लेकिन आपका प्राइमरी वैल्यू का जो फोकस होगा वो कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, वो स्ट्रेटेजिक होगा। मे भी आप ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ सर्व कर रहे हैं। लेट्स से अगर आप एक कोई सोशल एनवायरनमेंट का सिस्टम बना रहे हैं या आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे हैं जो सोशल कॉज के लिए है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो सोशल है और आपका हर डिसीजन आपकी सोशल वैल्यू के साथ अलाइन होना चाहिए। मे बी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव सम ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इस केसेस में, इन तमाम केसेस में आपके प्रोजेक्ट जो वैल्यू ड्रिवन है, दे एग्जिस्ट बिकॉज दे आर गोइंग टू डिलीवर सम वैल्यू। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से कि आपको एक फीचर ऐड करना है। आप सबसे पहले एवेल्यूएट करेंगे कि क्या ये फीचर जो है लो वैल्यू का है या ये हाई वैल्यू का है। लेट्स से जो फीचर की रिक्वेस्ट आई है दैट इज नाइस टू हैव। अब आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर आप वो फीचर डेवलप करेंगे, उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, तो शायद आप उतनी वैल्यू जो है वो अपने स्टेक होल्डर्स को उससे नहीं दे पाएंगे। तो आपने एवेल्यूएट करना है किसी भी नई चीज़ को अपने स्कोप में ऐड करने से पहले कि वो क्या वैल्यू ऐड कर रही है, और जब वैल्यू को एनालाइज कर लेंगे तो आप प्रायोरिटाइज करेंगे उन अपने फीचर्स को जो वैल्यू ज़्यादा ऐड करेंगे। यानी कि आपने अपने रिसोर्सेज को इनिशियली उन टास्क पर या उन रिसोर्सेज को उन चीज़ों पे, उन वर्क पे जो है वेस्ट नहीं करना जो कि लो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। मैं अगर आपको इसकी एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दूं कि लेट्स से आप एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के अंदर एक विश लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब कितने लोग यूज़ करते हैं विश लिस्ट, इसका मतलब है कि शायद वो वैल्यू लोगों के लिए इतनी क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन प्रोडक्ट की लिस्टिंग और आप लेट्स से जो आपका शॉपिंग कार्ट है वो बहुत हाई वैल्यू का है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हमारी हर प्रोडक्ट के अंदर हमारी अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि एक एप्लीकेशन डिलीवर कर रहे हैं, तो उसके 30% फीचर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं और 70% ऐसे होते हैं जो कम यूज़ होते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि आप देखेंगे कि क्या उन 30% में से कोई ऐसा फीचर है जिसको मैं अपने करंट स्कोप के अंदर ऐड करूँ ताकि वो वैल्यू डिलीवर कर सके। तो आपने अपने रिसोर्सेज को लो वैल्यू जो आपके वर्क हैं या लो वैल्यू टास्क हैं या लो वैल्यू आपके फीचर्स हैं, आपने उस पर कम स्पेंड करना है, उनको लेटर ऑन आपने रखना है, लेकिन पहले आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है जो ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपका एग्ज़ाम जो मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो आउटकम ओरिएंटेड है रादर देन आउटपुट। तो इसका मतलब है आपको आउटकम को आउटपुट की बेस के ऊपर जो है वो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना है। इट्स जस्ट लाइक कि आप 10 फीचर दें जो कि यूज़फुल ना हो, लेकिन अगर आप 2 फीचर्स देंगे जो यूज़फुल होंगे तो डेट्स मीन्स कि आप अपनी आउटकम को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर द आउटपुट। द नेक्स्ट प्रिंसिपल आई इज ऑप्टिमाइज रिस्क रिसोर्सेज। तो रिस्क एक्चुअली होता क्या है? रिस्क हर जगह पे होता है। रिस्क बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। अब अगर तो वो नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है तो उसको हम थ्रेट कहेंगे, और अगर वो पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है तो डेट इज एन अपॉर्चुनिटी। आपने रिस्क को अर्ली आइडेंटिफाई करना है, आपने उसका एनालिसिस करना है, एंड देन आपने देखना है कि अगर ये रिस्क अगर हो गया तो मेरा उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट रिएक्शन क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा मेरा उसके अगेंस्ट। दैट इज समथिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने एक बैलेंस रिस्क रिस्पॉन्स बनाना है जो कि वैल्यू प्रोवाइड करे उसके मुताबिक, यानी कि आपने एक बैलेंस रखना है अपने रिस्क की मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बैलेंस का या ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, जो स्मॉल रिस्क हैं जो अवॉइडेबल हैं उन पे आपने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना, और अगर कोई ऐसा बड़ा रिस्क है जो अगर हो गया तो आपके प्रोजेक्ट को बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है और आपने उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, यानी कि आपने एक राइट बैलेंस मेंटेन करना है अपने रिस्क के स्ट्रेटजी के अंदर। लेट्स से एज एन एग्जांपल अगर हम देखें, एक रिस्क हमें आइडेंटिफाई हुआ और उस रिस्क अगर हो गया तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो रिस्क मेरे प्रोजेक्ट को 2 वीक्स डिले कर सकता है। अब इसमें इस रिस्क को मैनेज करने की या इसका रिस्पॉन्स आपके पास 2 तरह के हो सकते हैं। पहला रिस्पॉन्स ये है
कि लेट्स से कि किसी रिसोर्स की वजह से हो सकता है कि रिसोर्स अगर अवेलेबल ना हुआ तो आपकी जो प्रोजेक्ट है वो 2 वीक्स एक्सटेंड हो जाएगा, यानी 2 वीक्स उसकी टाइमलाइन डिले हो जाएगी। एक ऑप्शन ये है कि आप स्केड्यूल को क्रैश करें, यानी कि आप कोई उसके ऑपोजिट कोई एक्सपेंसिव रिसोर्स ऐड करें, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी इट विल टेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन मैं एज अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं इस प्रिंसिपल आई को फोकस करूंगा तो मैं शायद इस स्मॉल डिले को एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि ये क्रैशिंग से बहुत ज़्यादा रिलायबल और बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्टिमाइज़ किया, रिस्क को बैलेंस आउट किया है, यानी कि मैंने इस रिस्क को देख के ओवर रिएक्ट नहीं किया और इसके लिए मैंने अल्टरनेट प्लान में क्रैश स्केड्यूलिंग नहीं की। मैंने क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्रैशिंग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग थी। एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से देखें तो एग्ज़ाम चाह रहा होता है कि आप बैलेंस डिसीजन लें, आप थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करें और ये देखें कि कब अगर तो थ्रेट है तो कैसे आपने इसको अवॉइड करना है, या कैसे आपने इसको मिटिगेट करना है, या कैसे ट्रांसफ़र करना है, या उसको एक्सेप्ट करना है। और अगर अपॉर्चुनिटी है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। दैट्स समथिंग विच एग्जाम लव टू टेस्ट। प्रिंसिपल जे की बात करें तो प्रिंसिपल जे कहता है कि आपने एम्ब्रेस करना है अडॉप्टेबिलिटी और रेजिलियंसी को। जो प्रोजेक्ट हमारे हैं उनके अंदर चेंज इज समथिंग दैट कॉन्स्टेंट्स, यानी कि चेंज किस तरह का हो सकता है। लेट्स से आपकी मार्केट शिफ्ट कर जाती है, मे बी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, मे बी आपकी प्रोजेक्ट टीम के अंदर से कुछ लोग छोड़ जाते हैं, मे बी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो शायद आपने, लेट्स से अगर एआई का प्रोजेक्ट है तो आपके पास बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एट सर्टेन टाइम आपके प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं। तो देयर कैन बी एन प्रॉब्लम दैट कुड एमर्ज। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका माइंड चेंज हो जाता है, यानी कि उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसे चेंजेस हैं जिस पे आपको अडॉप्टेबल होना पड़ेगा। आपने क्या करना है कि आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अडॉप्ट करें और उसके मुताबिक बाउंस बैक करें, एंड दैट्स एक्चुअली हाउ यू कैन मेक योर प्रोजेक्ट एज अ सक्सेस। अगर हम देखें कि ये कैसे होगा तो सबसे पहले आपने प्लान करना है चेंजेस को फ्रॉम द स्टार्ट। आपने अपनी अप्रोच को इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर कोई चेंज आ गया तो आपका प्रोजेक्ट का प्लान जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। आपने जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी आपकी इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, स्टेक होल्डर का माइंड चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई टीम मेंबर जा रहा है, आपने उसे लर्न करना है वेरी क्विकली, एंड देन आपने देखना है कि अगर ये चेंज आया है तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मुझे उसको कैसे हैंडल करना है। और आपने अपनी टीम को हेल्प आउट करना है एज टू स्टे रिजिलियंट। अगर एग्जांपल देखें, लेट्स से आपका एक प्रोजेक्ट था और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट की स्टेक होल्डर जो है वो मिड प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी छोड़ जाता है। अब यहाँ पर एक की स्टेक होल्डर जो आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो डिसीजन मेकिंग में बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स थे उसके, अगर वो छोड़ के चला जाएगा तो आपने पैनिक नहीं करना या आपने कंप्लेन नहीं करनी। आपने फ़ौरन अडॉप्ट करना है सिचुएशन को और आपने देखना है कि इसकी रिप्लेसमेंट में कौन सा स्टेक होल्डर है, क्योंकि समबडी हैज़ टू टेक केयर ऑफ दैट पोजीशन। आपने उस नए स्टेक होल्डर को फ़ौरन इंगेज करना है, उसके साथ एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड करना है। एक वो रिलेशनशिप कौन सा, जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, आपने वो बिल्ड करना है। आपने देखना है उसकी प्रायोरिटीज़ को, मे बी जो नया स्टेक होल्डर आया उसकी प्रायोरिटीज़, उसकी एक्सपेक्टेशंस वो थोड़ी सी डिफरेंट हों। आपने उन प्रायोरिटीज़ को देखना है, अंडरस्टैंड करना है और इन तमाम चीज़ों के मुताबिक आपने अपनी अप्रोच को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने रिस्पॉन्ड करना है चेंज को। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने अडॉप्ट करना है, ना कि आप रिजिड हो जाए या स्टिक हो जाए अपने प्लान के साथ। प्रिंसिपल के कहता है कि क्वालिटी जो है वो एक ऑप्शन नहीं है, क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट का बिल्ट इन पार्ट है। क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी इज नॉट लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप एक प्रोडक्ट बनाई और उसको एक क्वालिटी के फेस के अंदर आप उसको टेस्ट कर रहे हो। क्वालिटी जो है वो बिल्ट इन है। आपने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट आपने देखना है कि भाई शुरू से मेरे प्रोजेक्ट की हर एक डिलीवरेबल जो है वो उसके अंदर क्वालिटी बिल्ट इन है। कैसे आप इसको देखोगे, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाओ, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाओ, आप अच्छी प्रैक्टिसेस रखो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जिससे आप क्वालिटी की प्रिवेंटिव अप्रोच पे जाओ, ना कि करेक्टिव अप्रोच पे जाओ। बजाय इसके जो मैंने अभी पहले कहा आपको कि आप उसको
प्रिवेंटिव अप्रोच बनाओगे रादर देन करेक्टिव। ऐसा नहीं कि डिफेक्ट आया और उसको रिजॉल्व कर लें, आप अपनी अप्रोच ऐसी करोगे, आप अपनी प्रैक्टिसेस ऐसे करोगे जिससे आप उन डिफेक्ट्स को पहले से ही प्रिवेंट कर दोगे अकर होने से पहले। उसके अलावा आप एक और काम ये कर सकते हो कि आप कॉन्टीन्यूसली अपने प्रोसेस से लर्न करो और इम्प्रूव करो। लेट्स से आपने एक प्रोसेस अप्लाई किया और वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाया, आपने उससे लर्न करना है और आपने देखना है कि इसके अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एग्जांपल लें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट बनाते हो एंड देन क्वालिटी टीम उसकी टेस्ट करती है। तो आपने वेट नहीं करना टेस्टिंग तक कि बग आएगा और मैं उसके बाद उस पर हार्ड पुश करूंगा उसको, यानी कि उसको रिजॉल्व करूंगा, क्रैशिंग करूंगा उस पर। आपने क्या करना है, आपने ये प्रोडक्ट स्टार्ट की अपनी वो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की स्टार्ट की, आपने शुरू से ही कोड रिव्यूज़ ऐड करने शुरू कर देने हैं ताकि जब क्वालिटी टीम के पास जाए, क्यूए टीम के पास जाए, तो बहुत से बग्स उनके पास अपेयर होने से पहले ही जो है आपके रिजॉल्व हो जाएं। जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पेयर प्रोग्रामिंग का। तो पेयर प्रोग्रामिंग क्या है कि आप एक चीज़ पे दो लोगों को लगाते हो, वो दोनों पेयर प्रोग्रामिंग करते हैं। जब दो लोग एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, इकट्ठे बैठ के उसको देख रहे होते हैं, इकट्ठे बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं और इसी तरह आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। जो प्रोग्रामिंग साइड पे एक और एग्जांपल देखें तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ जो भी फीचर डेवलप कर रहे हो उसके साथ यूनिट टेस्टिंग करो। अब ये प्योर टेक्निकल टर्म्स हैं। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं आप उसका एक यूनिट टेस्ट बना दें ताकि बेसिक सारी टेस्टिंग वो करके आपको बता दे कि भाई इसके अंदर क्या क्या इश्यूज है, आपको पहले रिजॉल्व करने हैं, रादर देन कि ये प्रोडक्ट या फीचर बन के क्वालिटी टीम के पास जाए और क्वालिटी टीम वो इश्यूज आइडेंटिफाई करके आपको भेजे। तो टाइम सेविंग के लिए आप यूनिट टेस्टिंग को जो है वो मैंडेटरी करोगे और अपने प्रोडक्ट को बग्स यानी कि क्वालिटी स्टेज पे जाने से पहले जिस हद तक हो सकेगा आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लोगे। इन अ नटशेल, आपने इश्यूज को अगर पहले कैचअप कर लिया तो डेट्स एन इजी फिक्स, लेकिन अगर आप उसको लेट जाके यानी कि आपने अपना पूरा प्रोसेस कर लिया, आपने क्वालिटी टीम के पास भेजा, क्वालिटी टीम ने आपको बग्स निकाल के दिए और आपने फिर फिक्स किया, डेट्स एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। बेहतर ये है कि आप शुरू में ही पेयर प्रोग्रामिंग या कोड रिव्यूज़ या यूनिट टेस्ट के थ्रू अपनी क्वालिटी को बिल्ट इन करके इम्प्रूव कर लो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्जाम कहता है आपकी अप्रोच जो है वो प्रिवेंटिव होनी चाहिए, आपकी अप्रोच जो है वो करेक्टिव नहीं होनी चाहिए। आपने कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना है अपने प्रोसेस को ताकि आप क्वालिटी बिल्ट इन बीच में हो। क्वालिटी जो है वो एक फेज नहीं है प्रोजेक्ट का, इट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। इवन जब आप शुरू से काम कर रहे हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की या अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आपने शुरू से ही क्वालिटी को एम्बेडेड रखना है, क्योंकि क्वालिटी जो है ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपने एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है कि हर कोई इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे रादर देन कि सिर्फ क्यूए टीम जो कि क्वालिटी को देखती है। ओके जी, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा दैट इज टू अनेबल चेंज। जैसे हमने देखा था कि प्रोजेक्ट्स का एक पर्पज़ ये है कि वो आपकी करंट स्टेट को फ्यूचर स्टेट में चेंज करते हैं और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनेबल दैट चेंज। यानी कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने फ्यूचर स्टेट को पहले से ही इन्विजन कर लेना ताकि आप उस चेंज को ईजिली अनेबल कर सकें। क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी जॉब सिर्फ टेक्निकल आउटपुट्स की डिलीवरी नहीं है। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने अनेबल करना है ऑर्गेनाइजेशन को उन चेंजेस के लिए जो कि प्रोजेक्ट आपकी एज एन आउटपुट क्रिएट करेंगे। अब ये कैसे अचीव होगा, इसके लिए आपने अपने लोगों को जो है वो ट्रेन करना है चेंज पे। आपने उनको सपोर्ट करनी है कि वो एडॉप्शन करें और ट्रांजिशन कर सकें आपकी करंट स्टेट को फ्यूचर स्टेट में। आपने अपने यूज़र्स को अनेबल करना है कि कैसे वो नए वेज को डिस्कवर करें और आपने इंश्योर करना है कि कैसे बेनिफिट जो है रियलाइज होंगे जब प्रोजेक्ट एंड होगा। एक एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। लेट्स से कि आप जो चेंज लेके आना चाह रहे हैं दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पीएम सॉफ्टवेयर, दैट इज़ योर प्रोजेक्ट। अब आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी डिलीवर करेंगे आउटपुट्स को, यानी कि सिर्फ आपने इंस्टॉल करके एप्लीकेशन या उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करके आपने प्रोजेक्ट से एग्जिट नहीं कर जाना। आपने उस चेंज को अनेबल करवाना है। कैसे करवाओगे? आप उन टीम्स को ट्रेनिंग दोगे, उनको कोचिंग दोगे, उनको सपोर्ट करोगे टू अडॉप्ट दैट न्यू इम्प्लीमेंटेशन। आप उनको हेल्प करोगे टू अंडरस्टैंड कि ये चेंज जो हो रहा है इसका क्या पर्पस है ताकि वो चेंज को अडॉप्ट कर सकें। जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, आपने उनके साथ सेलिब्रेट करना है। आपने एड्रेस करना है उन रेजिस्टेंस को जो इस चेंज को रोक रही हैं। जैसे आप कोई नए सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं
तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रेजिस्ट कर रहे होंगे। यू हैव टू एड्रेस द इश्यूज जिसकी वजह से वो रेजिस्ट कर रहे हैं, और आपने मेक श्योर करना है कि जो चीज़ आपने डिलीवर की है वो यूजेबल भी है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपने टेक्निकल डिलीवरी से बियॉन्ड सोचना है। आपने ये देखना है कि आपके यूज़र उस प्रोजेक्ट की आउटकम को अडॉप्ट कैसे करेंगे, आपने इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट कैसे की, आपने क्या अपने स्टेक होल्डर को ये रियलाइज़ करवाया कि इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम करंट स्टेट टू द फ्यूचर स्टेट उसको इंश्योर करना है। दैट्स समथिंग एग्जाम लव टू टेस्ट। अब अगर हम एक मरतबा कंप्लीट प्रिंसिपल्स को दोबारा से देखें तो सबसे पहला प्रिंसिपल था कि यू हैव टू बी अ स्टीवर्ड फॉर योर प्रोजेक्ट टीम। यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि हाउ योर सिस्टम इज कनेक्टेड विद द अदर। आपने इंट्रैक्शंस को देखना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होते हैं बाय नेचर, यू कैन नॉट इग्नोर दैट कम्प्लेक्सिटी, यू कैन नॉट अवॉइड दैट कम्प्लेक्सिटी, बट यू हैव टू नेविगेट थ्रू इट। आपने एक टीम इन्वायरमेंट बनाना है जहां पे लोग कोलैबोरेट कर सकें। आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है लीडरशिप थ्रू योर बिहेवियर्स रादर देन योर टाइटल। आपने करंट जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देख के अपनी अप्रोच को टेलर करना है। आपने इफेक्टिवली अपने प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को इंगेज रखना है। आपका तमाम का तमाम फोकस वैल्यू पे होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट आउटपुट्स, इट्स फोकसिंग ऑन द आउटकम्स। आपने रिस्क के लिहाज से ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजीज बनानी है, यानी कि जो लो रिस्क है उन पे ओवर रिएक्ट नहीं करना और जो बड़े रिस्क है उस पे आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपने अडॉप्टेबिलिटी और रेजिलियंसी को एम्ब्रेस करना है। आपने क्वालिटी को एज अ प्रोसेस बनाना है, क्वालिटी को बिल्ट इन बनाना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना है टू अनेबल दैट चेंज, जिस चेंज में वो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में जाना चाह रही है। अगर हम इन तमाम प्रिंसिपल्स को एक बार देखें तो ये एक चेकलिस्ट नहीं है, ये 12 के 12 प्रिंसिपल, इट्स नॉट अ चेकलिस्ट, इट्स अ माइंडसेट दैट यू हैव टू क्रिएट। और ये ओवरलैप हो रहे होते हैं और एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपने एक टीम इन्वायरमेंट बनानी है, तो टीम इन्वायरमेंट और लीडरशिप जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रही हैं। इसी तरह ये जितने भी हमने प्रिंसिपल्स देखे हैं ये ओवरलैप होंगे और एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो एग्ज़ाम के अंदर ऐसे सिनेरियोज आएंगे जहां पे आपको नेचुरली अप्लाई करने हैं राइट प्रिंसिपल्स को। एग्ज़ाम आपको सिनेरियो प्रेजेंट करेगा और देखेगा कि क्या आप सही प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई कर रहे हो और क्या आपके डिसीजंस जो है उन प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। दैट्स समथिंग पीएमपी एग्ज़ाम लव टू टेस्ट फ्रॉम यू। रिकैप एक बार कर लेते हैं। आज हमने 6 प्रिंसिपल जो रिमेनिंग थे वो देखे कि कैसे इफेक्टिवली आपने स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना है। आपका फोकस टुवर्ड्स वैल्यू होना चाहिए, आउटकम्स होना चाहिए, आपने ऑप्टिमाइज करना है, रिस्क के रिस्पॉन्सेस को आपने एम्ब्रेस करने हैं, अडॉप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंसी। आपने क्वालिटी को एज अ बिल्ट इन पार्ट बनाना है अपने प्रोजेक्ट का। आपने अनेबल करना है ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंज के लिए जिस चेंज की तरफ वो जाने वाले हैं। तो जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 6 पढ़े और आज जो 6 पढ़े टोटल इट मेकअप 12 प्रिंसिपल्स, दैट्स द कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये जस्ट एक थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर के हाउ दे हैव टू थिंक एंड एक्ट ड्यूरिंग देयर प्रोजेक्ट। इन प्रिंसिपल्स को आपने अपने हर प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना है। आपके टूल्स चेंज हो सकते हैं, अप्रोचेस चेंज हो सकती हैं, लेकिन हर अप्रोच के लिए, हर सिचुएशन के लिए ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको डायरेक्टली डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, आपको सिनेरियो आएंगे और आपने उस सिनेरियो के मुताबिक देखना है कि भाई मुझे कौन सा प्रिंसिपल जो है यहाँ पे समझ लगेगा, कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे होना चाहिए, और आपने अपने क्वेश्चन को अलाइन करना है विद दैट स्पेसिफिक प्रिंसिपल। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल्स को देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ प्रेडिक्टिव, एजाइल और हाइब्रिड। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस सिनेरियो के अंदर आपने कौन सा अपना जो लाइफ साइकिल है उसको अप्लाई करना है। फरहान यूसुफ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।